MSc Chemistry and MSc Analytical Chemistry. Previous year question paper solution of code MCS 015, that is Biology for Chemist. This is your question paper. All questions are compulsory. 1 hour टाइम 1 hour है और मैक्सिमम मार्क्स 25 हैं. ये कोड उन बच्चों को सिलेक्ट करनी है जिसके पास ग्रेजुएशन में या फिर जो भी बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड से, मैथ्स बैकग्राउंड वाला बच्चा ये बायोलॉजी सिलेक्ट करेगा एंड बायोलॉजी बैकग्राउंड वाला बच्चा जो है वो MCS 014 मैथ्स सिलेक्ट करेगा. ठीक है. नाउ डिस्कसिंग सॉल्यूशंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द डोमेन्स ऑफ लाइफ गिविंग देयर डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स. हमें ब्रीफली डिस्क्राइब करना है डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या होती हैं, उनके डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स दे के. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ होती है वो होती है बैक्टीरिया हो गया, आपका आर्की बैक्टीरिया होगा और EU बैक्टीरिया हो गया. ठीक है. जो कि रिप्रेजेंट करेंगे हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इन तीनों के पास, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और EU बैक्टीरिया, तीनों के पास डिस्टिंक्ट सेलुलर और मोलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है. अब हम 1 by 1 तीनों को देखते हैं. फर्स्ट डिस्कसिंग अबाउट बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेसिकली यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं जो कि कैरेक्टराइज किए जाते हैं द एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. मतलब इनके पास जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है और ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होती हैं. जहाँ पे भी आपको प्रोकैरियोट्स वर्ड दिख जाए ना, प्रोकैरियोटिक सबसे पहले तो सिर्फ प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज उनके पास एब्सेंट होती हैं और ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होती हैं. ठीक है. इनकी जो सेल वॉल है वो टिपिकली कंटेन करती है पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टिडोग्लाइकन कंटेन करेगी इनकी जो सेल वॉल होगी. रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली थ्रू द बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है. और बैक्टीरिया जो करता है इसमें ये बहुत ज़्यादा वास्ट रेंज ऑफ इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता है. बैक्टीरिया देखा है ना आपने, मिट्टी में होता है. मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मिट्टी में खेलते हैं, हम तभी उनको मना करते हैं कि मिट्टी में मत खेलो, क्योंकि सॉइल में क्या होता है बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो बच्चा उसको टच करेगा तो ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है. सॉइल टू ह्यूमन बॉडी हो गया. और ये क्या करता है? डिस्प्ले करता है ग्रेट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, जो कि इंक्लूड करेगा फोटोसिंथेसिस करवाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन और फर्मेंटेशन में करवाता है. ठीक है. अब हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं. ठीक है. अब ये क्या करता है? सुपरफिशियली ये जो थे ना ये बैक्टीरिया की कोई रिजेंबल करते थे, लेकिन इनकी जो डिफरेंस है वो इसमें आती है कि इनकी डिफर इन सेवरल फंडामेंटल, बहुत सारे फंडामेंटल वेज में ये डिफर करते हैं. जैसे इनकी जो सेल वॉल है वो लैक करती है पेप्टिडोग्लाइकन और इंस्टेड इनके पास एक यूनिक पॉलीसैकेराइड्स या फिर प्रोटीन की सेल वॉल होती है. बैक्टीरिया में क्या था? बैक्टीरिया में आपके पास थी पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल थी, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में क्या है? आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल एब्सेंट होती है. यहाँ पे एक यूनिक पॉलीसैकेराइड्स या फिर प्रोटीन की सेल वॉल होती है. ठीक है. आर्की बैक्टीरिया जो की जो मेम्ब्रेन होती है वो कंपोज्ड होती है ईथर लिंक्ड लिपिड्स अनलाइक द एस्टर लिंक्ड लिपिड फाउंड इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में एस्टर लिंक्ड लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि आर्की बैक्टीरिया में एस्टर लिंक्ड लिपिड्स जो होते हैं वो उससे कंपोज्ड होती है. ठीक है. मतलब जैसे आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया इसमें क्या होगी? दोनों में सिमिलैरिटी होगी. इसमें भी बेसिकली ना ये आपको डिफरेंशिएटिव वे में याद करने के लिए ज़्यादा फायदा होगा. बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट हो गए, दोनों यूनिसेलुलर हो गए. डिफरेंस क्या आया था? बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल थी, आर्की बैक्टीरिया में क्या है? आर्की बैक्टीरिया में आपकी पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन की सेल वॉल है. अब दोनों के दोनों अनलाइक सेम कैसे हो गए? जैसे कि दोनों के पास एस्टर लिंक्ड लिपिड था, बैक्टीरिया में भी और आर्की बैक्टीरिया में भी. ठीक है. अब ये क्या करता है? EU एंड यूकैरियोट्स प्रोवाइडिंग ग्रेटर स्टेबिलिटी इन द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट. ठीक है. ये करता है मतलब एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. बहुत सारे जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, थ्रीविंग इन इन्वायरमेंट, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हो गए, सोल्ट लेक हो गए, एसिडिक इन्वायरमेंट. जो आर्की बैक्टीरिया होता है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर से लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पे हम लोग सस्टेन नहीं कर सकते हैं वहाँ पे भी आपको आर्की बैक्टीरिया मिलेगा. मतलब हॉट स्प्रिंग्स हो गई, सोल्ट लेक, सब में आर्की बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है. On a genetic and a molecular level, Archaebacteria transcription and translation mechanism more closely resemble than of the eukaryotes than the bacteria. अब हम बात करें तो जो आर्की बैक्टीरिया है ना उनकी
यूकैरियोट्स, देखो आर्किया और बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स हो गए, लेकिन ये जो आर्किया बैक्टीरिया है ना, ये इसकी जो जेनेटिक और मोलिकुलर लेवल होती है ना, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो मशीनरी होती है, ये बेसिकली यूकैरियोट्स से ज़्यादा रिजेंबल करती है बैक्टीरिया के कंपैरेटिवली, ठीक है। अब हमारा क्या था, थर्ड यूकैरियोट्स थे। यूकैरियोट्स कौन है? यूकैरियोट्स हम हैं, ह्यूमन बींग्स वगैरह सब यूकैरियोटिक कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स क्या है? इंक्लूड करते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोटिक सेल कंटेन करते हैं, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा, साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। न्यूक्लियस जो होगा ना, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और इनके पास बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और प्लांट्स और एल्गी में क्लोरोप्लास्ट हो गया। मतलब जैसे वहाँ पे क्या था, दोनों में बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में दोनों में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस थी, यहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट है। यू बैक्टीरिया क्या था? ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी क्लास आती है? एनिमल आते हैं, प्लांट आते हैं, फंजाई आते हैं और प्रोटिस्ट आते हैं। अगर आपको यूकैरियोट्स की कैटेगरी में इन चारों में से कोई भी नाम दिख जाए तो वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। इनकी जो सेल होती है वो जनरली लार्जर होती हैं एंड मोर कॉम्प्लेक्स होती है। प्रोकैरियोट्स, देखो प्रोकैरियोट्स पहले आए थे, यूकैरियोट्स बाद में आए थे, तो यूकैरियोट्स जो है बेसिकली एडवांस वर्जन है, ठीक है। इसके पास न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ, स्मूथ, प्लास्टिड, लाइसोजाइम, सब कुछ प्रेजेंट होता है इनके पास, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इवन इनका रिप्रोडक्शन माइटोसिस और मियोसिस दोनों से रिप्रोड्यूस करेंगे। जैसे मियोसिस एनिमल्स वगैरह हो गए, और बाकी फंजाई वगैरह, प्रोटिस्ट वगैरह, माइटोसिस, मियोसिस, ऐसे ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इनकी जो प्रेजेंस होती है कंपैरेटलाइज्ड ऑर्गेनेलीज एंड कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर सेट यूकैरियोट्स अपार्ट फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड द आर्किबैक्टीरिया, ठीक है। These fundamentally difference in the cell structure, genetic machinery and biochemical pathway distinct the three domain of the life. इनकी जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है, जेनेटिक मशीनरी इनकी अलग होती है, बायोकेमिकल पाथवे इनका अलग होता है, तो ये डिस्टिंग्विश करता है थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ को। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि ये जो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं ना, मतलब फर्स्ट में देखो एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ये तीन में से दो करने हैं, फिर ऐसे सेकंड में भी आपको तीन देंगे, तीन में से दो, मतलब हर क्वेश्चन कंपलसरी है, लेकिन हर क्वेश्चन में तीन तीन पार्ट्स दिए जाएंगे, जिसमें से आपको दो दो पार्ट करने हैं, और हर एक जो पार्ट होता है वो मतलब 2.5 मार्क्स 2.5 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप 2.5 मार्क्स में ये पूरा लिखें और ये पूरा लिखें, इससे काफ़ी पेजेस भर जाएंगे। जस्ट मतलब पूरा एक्सप्लेन कर दिया, जो जो याद रहे उतना लिख देना, उससे काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाउ आर लाइसोजाइम्स फॉर्म्ड इन द सेल्स, स्टेट देयर फंक्शन। लाइसोजाइम्स कैसे बनते हैं सेल में, उनका फंक्शन बताना है, ठीक है। लाइसोजाइम्स क्या होते हैं? लाइसोजाइम्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं, जो कि पाई जाती हैं कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस में, जो कि इन्वॉल्व करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और गोल्जी बॉडी को, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम दी लाइसोजाइम एंड सिंथेसाइज इन दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ना, ये क्या करते थे, मतलब लाइसोजाइम्स जो थे इसमें वो सिंथेसाइज किए जाते थे आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंड देन ये ट्रांसपोर्ट किए जाते थे गोल्जी बॉडी, गोल्जी apparatus में, वेसिकल्स में, ठीक है। Within the Golgi, these enzymes are further modified, sorted and packed in small vesicles with bud off from the trans-Golgi network, ठीक है। अब ये जो वेसिकल्स होती हैं, ये वेसिकल्स मैच्योर होती हैं प्राइमरी लाइसोजाइम्स में, जो कि कंटेन करेगी एक इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये कंटेन करते हैं, ठीक है। When the lysozymes fuse with the vesicle, जब ये लाइसोजाइम जो होता है, जब ये वेसिकल के साथ फ्यूज करेगा कंटेनिंग मटेरियल टू बी, तो ये मटेरियल क्या करेगा, मटेरियल जो होगा ना इसका, वो डी जनरेट होना शुरू हो जाता है, जैसे कि एंडोजोम्स हो गए और फेगोजोम हो गए, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और ये एक सेकेंडरी लाइसोजाइम फॉर्म कर देगा, जहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होती हैं वो टेक प्लेस होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है लाइसोजाइम्स का, वो इंक्लूड करेगा इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, रीसाइक्लिंग ऑफ द सेलुलर कंपाउंड्स एंड डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेंस। जो भी पैथोजेंस इसमें इन्वेड होने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट लाइसोजाइम्स। हमारी बॉडी में लाइसोजाइम्स क्या, मतलब लाइसोजाइम्स क्या होते हैं? लाइसोजाइम्स कुछ नहीं होता, डिफेंस मैकेनिज्म कंट्रोल करेंगे। कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करने की जब कोशिश करेगा ना, तो लाइसोजाइम्स का काम क्या होता है, उसको किल कर देना, अपना डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करके, ठीक है।
लाइसोजाइम्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को, लिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, जो कि हमारे सेल्स जो होते हैं वो यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मतलब फैट वगैरह जो लिपिड्स वगैरह होगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किए जाएंगे जिससे कि हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकें। दे आर एसेंशियल फॉर दी सेलुलर टर्नओवर, ये सेलुलर टर्नओवर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये करता है रिमूव करता है डैमेज्ड ऑर्गेनेली, जितनी भी हमारी ऑर्गेनेली डैमेज हो जाती है ना उसको ये रिमूव कर देता है। और ये करता है मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को भी, मतलब जो हमारे प्रोटीन्स है ना मिसफोल्ड हो जाती है प्रोटीन्स की, उसको भी ये रिमूव कर देगा। दस ये मेंटेन करता है एक सेलुलर हेल्थ को, ठीक है। इन इम्यून सेल्स में क्या करते हैं, लाइसोजाइम्स हेल्प करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये जो एनगल्फ बैक्टीरिया और वायरसेस, ठीक है। मतलब हमने कोई बैक्टीरिया इनगल्फ कर लिया या फिर कोई वायरस हम इनगल्फ कर देता है तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स, हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। लाइसोजाइम्स उन सबको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। लाइसोजाइम्स क्या करते हैं, एक्टिवली प्ले करते हैं एक वाइटल रोल, प्रोग्राम्ड सेल की डेथ करवाते हैं। मतलब ये नहीं कि जो खराब सेल होते हैं उनकी डेथ का नाम होता है एपोफाइसिस, एक टर्म होती है एपोफाइसिस, इसको सेल डेथ को एपोफाइसिस बोलते हैं वो। एंड इन सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ठीक है। डिफेक्ट्स इन द लाइसोजाइम एंजाइम कैन लीड टू द, अगर हमारे कोई लाइसोजाइम एंजाइम में हमारे डिफेक्ट हो जाते हैं ना तो इससे क्या हो जाता है, हमें लाइसोजाइम स्टोरेज डिजीज हो जाती है जो कि हाईलाइट करती है क्रूशियल रोल इन नॉर्मल सेलुलर फंक्शन में। हमारा बहुत ज़्यादा जो हमारा नॉर्मल सेलुलर फंक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली लाइसोजाइम्स कुछ नहीं है, लाइसोजाइम्स जस्ट आप नॉर्मली लिख सकते हो, लाइसोजाइम्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जो कि कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, इन सब के साथ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस करवाते हैं। ये बेसिकली क्या करवाते हैं, जितने भी बॉडी हमारे बॉडी में जैसे कोई भी वायरस बैक्टीरिया घुस जाता है तो उसको मारने में हेल्प करते हैं। कोई हमारा सेल डैमेज हो गया, प्रोटीन की अनफोल्डिंग खराब हो गई तो उसको क्या करते हैं, ये सेल से रिमूव करवाने का काम करवाते हैं बस, ठीक है। सी पार्ट, डिफाइन बफर्स, डिस्क्राइब इन ब्रीफ देयर सिग्निफिकेंस इन दी बायोलॉजिकल सिस्टम। बफर्स क्या होते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब करना है क्या उसका सिग्निफिकेंस है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है। बफर्स वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच, पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं बफर्स। व्हेन दी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड्स और बेस, हम जब थोड़ी सी अमाउंट एसिड और बेस ऐड करते हैं ना तो ये करते हैं हमारे पीएच को रेजिस्ट करने का काम करते हैं। टिपिकली कंसिस्ट करेंगे एक वीक एसिड और एक कॉन्जुगेट बेस या फिर वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। इनका जो सिग्निफिकेंस होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में इज प्रोफाउंड, ये पाया जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होती हैं पीएच चेंज से, ठीक है। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होगी, स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन ऑफ प्रोटीन्स हो गया, मेटाबॉलिक पाथवे और रिक्वायर अ स्टेबल पीएच टू फंक्शन ऑप्टिमली, फंक्शन करने के लिए जितने भी हमारे क्या हैं ये मेटाबॉलिक पाथवे हो गई, स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन ऑफ प्रोटीन हो गया, सबको एक स्टेबल पीएच की ज़रूरत होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें हमारा जो ब्लड है वो कंटेन करता है द बायोकार्बोनेट बफर सिस्टम जो कि इन्वॉल्व करेगा H2CO3 एंड HCO3 माइनस, जो कि मेंटेन करता है ब्लड के पीएच को अराउंड 7.4 को मेंटेन करेगा। अगर हमारा ब्लड का पीएच 7.4 मेंटेन रहता है तो ये प्रिवेंट करता है हार्मफुल फ्लक्चुएशंस दैट कुड डिस्टर्ब दिस, जो कि कोई भी हार्मफुल फ्लक्चुएशन जो कि हमारे सेलुलर फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं या फिर उसके डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सिमिलरली जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स होते हैं ना उनके पास फॉस्फेट्स होते हैं और प्रोटीन बफर्स होते हैं सेलुलर पीएच को मेंटेन करने के लिए। बफर जो होते हैं दस इंश्योर करते हैं homeostasis that protect against the acidosis and alkalosis and are essential for the survival and the proper functioning of the living organism, हमारी living organism की proper functioning के लिए responsible होते हैं। Moving on to next question, question number 2, what are homopolysaccharides, name any two of them, give the structural characteristics of any of them। homopolysaccharides क्या होते हैं, उनमें से किसी भी दो का नाम बताना है और उनके स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है किसी एक के। होमोपोलीसैकेराइड्स वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि कंपोज्ड होते हैं एंटायरली ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स की रिपीटिंग यूनिट मिल के बनता है होमोसैकेराइड। जैसे ये मान लो एक मोनोसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड, तो इसकी जो रिपीटिंग यूनिट होंगी बार बार मोनोसैकेराइड्स जब आएंगे तो वो एक होमोपोलीसैकेराइड्स की फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। अब दो कॉमन एग्जांपल की बात कर लें तो वो है स्टार्च एंड सेलुलोज, बोथ ऑफ विच आर, जो कि दोनों के दोनों क्या हैं, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज हैं, ठीक है।
द स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलुलोज फॉर इंस्टेंट इंक्लूड करता है इट्स कॉम्पोजिशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, ठीक है। दिस लिंकेज कोज ईच ग्लूकोज यूनिट टू बी रोटेटेड 180 डिग्री रोटेट करवाता है रिलेटेड टू द नेबर्स, जो कि रिजल्ट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ द लॉन्ग हो गया, स्ट्रेट हो गया और अनब्रांच चेन की फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। ये जो चेन्स होती हैं क्या करेंगी, ये चेन अलाइन कर लेंगी पैरेलली एक दूसरे से एंड आर हेल्ड टुगेदर। ये चेन एक दूसरे से पैरेलली अलाइन करती हैं और ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, जो कि क्रिएट करेगी स्ट्रॉन्ग रिजिड माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है। ये जो यूनिक अरेंजमेंट होती है ये देती है सेलुलोज को इस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसको बनाती है एक एसेंशियल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्लांट सेल वॉल्स का, जो कि प्रोवाइड कराती है रिजिडिटी और रेजिस्टेंस टू दी मैकेनिकल स्ट्रेसेस, ठीक है। पार्ट बी, व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू द डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स को दूसरा क्या नाम दिया गया है, नेम द टू टाइप्स ऑफ देम एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम इन ब्रीफली डिस्क्राइब करना है और नाम बताने किसी दो के। डिराइव लिपिड्स क्या होते हैं, डिराइव लिपिड्स जो होते हैं बेसिकली हम इनको कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के नाम से भी जानते हैं और सिंपली लिपिड डेरिवेट्स। देखो डिराइव्ड लिपिड्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स लिपिड या फिर लिपिड डेरिवेटिव्स के नाम से जानते हैं। जो दो मेन टाइप ऑफ लिपिड डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं वो स्टीरॉइड्स और फैट सोलेबल विटामिन्स होते हैं, ठीक है। अब हम स्टीरॉइड्स की बात करें, स्टीरॉइड्स वो लिपिड्स होते हैं जो कि कैरेक्टराइज किए जाएंगे core structure of 4 fused carbon rings known as cyclopentadiphenhydrophenthrenene ring system, ये इसका नाम है, ठीक है। स्टीरॉइड्स इंक्लूड करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, बाइल एसिड्स हो गए, स्टीरॉइड हार्मोन्स हो गए जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड कोर्टिसोल्स, ठीक है। अब इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है फॉर एग्जांपल एक वाइटल कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी को, ठीक है। और ये सर्व करता है एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड विटामिन डी, ठीक है। अब इसमें जो रिजिड प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं स्टीरॉयड्स अंडरलाइज देयर वेरिड एंड सिग्निफिकेंट रोल्स इन द सेलुलर सिग्नलिंग, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द अमीनो एसिड्स इन द ज्विटर आयन फॉर्म, राइट इट्स सिग्निफिकेंस इन द लिविंग सिस्टम, ठीक है। एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन करनी है हमें ज्विटर आयन फॉर्म की और इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है लिविंग सिस्टम में। तो अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट इन दी ज्विटर आयन फॉर्म, अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो बेसिकली ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इन aqueous solution at the physiological pH about 7.5 द अमीनो एसिड्स क्या है NH2 एक्ट करते हैं ये वहाँ पे एक बेस की तरह और ये एक्सेप्ट करेंगे एक प्रोटॉन को और ये बन जाएंगे NH3+। NH2 क्या करते हैं NH3+ की फॉर्मेशन ले लेते हैं, अमीनो एसिड्स NH2 NH3+ की फॉर्मेशन ले लेते हैं ज्विटर आयन की एग्जिस्टेंस में, जहाँ पे क्या होता है वाइल, जहाँ पे जो वाइल जबकि जो कार्बोक्सिलिल ग्रुप था COOH ये एसिड की तरह काम करता है और ये डोनेट करता है प्रोटॉन को और ये बन जाता है COO- और COOH क्या बन जाता है CO- कर देता है, ये H प्रोटॉन है ना H की डोनेशन करके। This result in the molecular that has both a positive charge on the amino acids and have a negative charge on the carboxylic group। अब आपका देखो ये फाइनल ये बना था, इसका फाइनल ये बना था, तो इसमें क्या था प्लस का चार्ज, इसमें क्या था माइनस का चार्ज। तो इसमें क्या हुआ एक हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो गया जैसे अमीनो एसिड्स अमीनो ग्रुप के, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज भी हो गया जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हो गया, बट इज ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ओवरऑल क्या हो गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज्विटर आयन को। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ज्विटर आयन फॉर्म इन द लिविंग सिस्टम इज सस्टेनेबल। ज्विटर आयन जो होते हैं वो हाईली सोलेबल होते हैं वाटर में बहुत ज़्यादा हाईली सोलेबल होंगे क्योंकि ये पोलर नेचर के होते हैं। पोलर नेचर के होंगे तो हाईली सोलेबल हो जाएंगे वाटर में, जो कि फैसिलिटेट करेंगे इजी ट्रांसपोर्ट इन दी बॉडीली फ्लूइड में इजी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट करेंगे। इनका जो ड्यूअल चार्ज होता है ये एनेबल करता है
अमीनो एसिड्स को बफर की तरह एक्ट करने के लिए, जो कि हेल्प करेगा मेंटेन करने के लिए स्टेबल पीएच इन द सेल्स एंड द टिश्यूज, ठीक है। The Zwitter ionic form also plays a crucial role in the structural formation of the proteins के structural formation में भी ये एक क्रिटिकल रोल अदा करता है, इन्फ्लुएंस करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और आयन इंटरेक्शन को, जो कि स्टेबलाइज करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। एडिशनली बात की जाए तो दिस फॉर्म इंश्योर दैट द अमीनो एसिड्स डू नॉट रेडियली डिफ्यूज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, allowing precise regulation of their uptake and distribution within the body, ठीक है। Now moving on to third question, part A. ATP is the molecule of choice for its role and as carrier for different life processes. इसको एक्सप्लेन करना है इस लाइन को हमें। ATP बोले तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो गया, इज कंसिडर्ड द मोलिक्यूल ऑफ चॉइस, ये कंसिडर किया जाता है एक मोलिक्यूल ऑफ चॉइस के तौर पे एज एन एनर्जी कैरियर इन द लिविंग सिस्टम में, एनर्जी कैरियर की तरह, ड्यू टू इट्स यूनिक स्ट्रक्चर एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके यूनिक स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू। एटीपी क्या करता है, एटीपी कंटेन करेगा 3 फॉस्फेट्स ग्रुप जो कि लिंक्ड होते हैं बाय हाई एनर्जी फोस्फोएंडहाइड्राइड बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। एटीपी कंटेन करेगा 3 फॉस्फेट्स ग्रुप जो कि लिंक्ड होते हैं हाई एनर्जी फोस्फोएनहाइड्राइड्स बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। When the terminal phosphate group is hydrolyzed to ADP, जब जो टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, एटीपी की हाइड्रोलाइज हो जाएगी एडीपी में, एडिनोसाइन डाइबिसफॉस्फेट में, एंड एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई और एएमपी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज अराउंड -30.5 किलो जूल पर मोल अंडर द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है। दिस एनर्जी इज रेडियली हार्डन्स टू डिराइव अ वेराइटी ऑफ द सेलुलर प्रोसेस, जो कि इंक्लूड करेगा आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन को, एक्टिव प्रोसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन को, बायोसिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स को एंड सेल सिग्नलिंग को। एटीपी जो होता है वो हाईली इफेक्टिव होता है बिकॉज इट कैन डोनेट, ये डोनेट कर सकता है अपने फॉस्फेट ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि फॉस्फो राइलेशन के थ्रू, देयर बाय क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा और डीएक्टिवेट करेगा एंजाइम्स को और अदर प्रोटीन्स को, ठीक है। जो ये रैपिड सिंथेसिस और हाइड्रोलिसिस होती है, ये इंश्योर करती है कि जो एनर्जी है वो अवेलेबल हो, ऑन डिमांड पे एनर्जी अवेलेबल हो एंड कैन बी क्विकली रिफ्लिम बाय द मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये जो यूनिवर्सली, ये क्या है, ये यूनिवर्सलिटी, इफेक्टिवनेस एंड रिवर्सिबिलिटी ऑफ द एटीपी इन द एनर्जी ट्रांसफर मेक indiscipline as a primary energy currency of the cell, supporting the virtual और life processes को support करता है। नेक्स्ट हमसे बोला है डीएनए इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, डीएनए ब्लूप्रिंट कैसे है लाइफ का, ये एक्सप्लेन करना है। डीएनए इज डिस्क्राइब्ड एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ बिकॉज, क्योंकि ये कंटेन करेगा कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस जो कि नेसेसरी होंगे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और फंक्शनिंग एंड रिप्रोडक्शन के लिए हमारी सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। ये जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड बेस, जैसे कि एडिनिन हो गया, थाइमिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ग्वानिन हो गया, डीएनए में ये एनकोड्स करता है इंफॉर्मेशंस को जो कि रिक्वायर्ड हैं सिंथेसाइज करने के लिए प्रोटीन्स को, विच आर एसेंशियल मॉलिक्यूल दैट परफॉर्म स्ट्रक्चरली, एंजाइमेटिक, रेगुलेटरी एंड ट्रांसफॉर्म फंक्शन विद इन द सेल को, ठीक है, रेगुलेट करेगा। ये जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रिसाइजली ये कॉपीड होते हैं, पास्ड होते हैं एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन में, रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, अब हमारे जो जेनेटिक जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, हमें हमारे पेरेंट्स से जो जीन्स मिले हैं वो क्या होंगे, उनकी जनरेशन से हमारे में पास हुए, हमारे से नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे, तो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये पास होते रहते हैं, जो कि इंश्योर करेंगे कॉन्टीन्यूटी ऑफ ट्रेड्स को और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, ठीक है। डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है विद इट स्पेसिफिक बेस पेयरिंग मैकेनिज्म, ये अलाउ करेगा एक्यूरेट रेप्लिकेशन को और रिपेयर को, जो कि मेंटेन करता है जेनेटिक स्टेबिलिटी को, ठीक है। by directing the synthesis of protein through the process of transcription and translation, जो डीएनए होता है वो डिटरमाइन करता है सेल की आइडेंटिटी को, कंट्रोल मेटाबॉलिक पाथवे को और कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स को, जो कि thus earning its title as a fundamental blueprint that guides and sustain all forms of life. Next part, homeostasis and homeostasis control system
एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड द फिजियोलॉजी। ये क्या है, इससे क्या समझते हैं ये बताना है, ठीक है। अब देखो, होम्योस्टेसिस रेफर करता है डायनेमिक प्रोसेस को बाय विच द ह्यूमन बॉडी मेंटेन करती है एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन दी एक्सटर्नल कंडीशन। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस वो होता है जैसे कि ठंड, हमारी जो बॉडी है वो खुद के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। बाहर ज़्यादा ठंडी है तब भी हम मेंटेन करते हैं, बाहर ज़्यादा गर्मी है तब भी हम मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को। तो होम्योस्टेसिस एक ऐसे डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन बॉडी जो होती है वो मेंटेन करती है एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट को डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस जो हो रही हैं उस एक्सटर्नल कंडीशंस में। ये जो स्टेबिलिटी होती है ये बहुत एसेंशियल होती है। ये स्टेबिलिटी क्यों एसेंशियल? क्योंकि अगर हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारी एंजाइमेटिक फंक्शंस हो गई, सेलुलर एक्टिविटीज़ हो गई, सारी की सारी फिजियोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो जो होम्योस्टेसिस कंट्रोल सिस्टम है कंप्राइज करता है 3 मेन कंपोनेंट्स इसके पास होते हैं। सेंसर्स हो गए जिसे हम रिसेप्टर्स बोलते हैं, जो कि डिटेक्ट करेगा चेंज इन द इंटरनल कंडीशन। हमारे बॉडी में कुछ सेंसर्स होंगे जिसे हम रिसेप्टर्स बोलते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के इंटरनल कंडीशन में कुछ भी चेंज हो रहा है तो। दूसरा एक कंट्रोल सेंटर होता है जिसे हम टिपिकली ब्रेन या फिर हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गया, जो कि प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन को और डिटरमाइन करेगा ऑप्टिमल रिस्पॉन्स को। थर्ड हमारा हो गया इफेक्टर्स, जैसे कि हमारे मसल्स या फिर ग्लैंड्स, जो कि इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे करेक्टिव एक्शंस को, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन बॉडी, जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो हमारे स्किन पे रिसेप्टर्स होते हैं, ब्रेन सेंस, देखो स्किन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन क्या करेगा, सेंस करेगा चेंज को, और हमारा हाइपोथैलेमस जो कि कंट्रोल सेंटर होता है ये ट्रिगर करेगा मैकेनिज्म को, जैसे कि स्वेटिंग और वैसोडाइलेशन इफेक्टर्स टू कूल द बॉडी रिस्टोरिंग नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। हमारे अभी जैसे गर्मी में हमारी बॉडी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हमारे स्किन पे जो रिसेप्टर्स होंगे ना और ब्रेन में वो सिग्नलिंग करेंगे हमारी बॉडी को, जिसके कारण हमें पसीना आएगा। जब हमें पसीना आएगा तो वो हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देगा और हमारी बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेट होगी। ऐसे ही सेम प्रोसेस हमारी इस बॉडी में ठंडी में भी होती है, ठीक है। Similar feedback systems regulate blood glucose, pH, electrolyte balance and blood pressure. These mechanisms often rely on the negative feedback loops where deviation from the set point trigger response that counteract the change, ensuring stability को ensure करता है, ठीक है। The ability to maintain the homeostasis is a critical for survival के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, as even minor disruption can lead to the impaired functions or disease, highlighting the significance of the homeostasis control system in the human physiology, ठीक है। Moving on to next question, compare between न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स सबसे पहले दोनों के दोनों फंडामेंटल कंपोनेंट्स होती हैं न्यूक्लिक एसिड्स की, ठीक है, बट दे डिफर, लेकिन इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन अलग होता है। जैसे कि जो कोई न्यूक्लियोसाइड है वो कंसिस्ट करेगा 2 पार्ट, एक जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस और दूसरा जिसे हम बोलते हैं पायरामिडिन्स। देखो नाइट्रोजनस बेस में हमारे पास या तो आइदर एक प्यूरिन होगा जैसे कि एडिनाइन और ग्वारिन, या फिर एक पायरामिडिन होगा जैसे कि साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, जो कि अटैच्ड होते हैं एक 5 कार्बन शुगर पे, जिसे आइदर राइबोस हो गया डीएनए में और डीऑक्सी राइबोस हो गया आरएनए में, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड क्या करता है? न्यूक्लियोसाइड बेसिकली कंप्राइज करता है 2 पार्ट को, ठीक है, जिसमें हम पहले की बात करें तो पहले एक नाइट्रोजिनस बेस होता है। नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस या तो एक प्यूरिन होगा या एक पैरामिडिन होगा। प्यूरिन्स क्या होते हैं? देखो हमारे जैसे न्यूक्लियोसाइड हो गया, लिख ही देती हूँ, न्यूक्लियोसाइड हो गया। न्यूक्लियोसाइड क्या करेगा? न्यूक्लियोसाइड हमारे पास बेसिकली एक हमारे पास इसमें प्यूरिन्स हो गए, एक हमारे पास इसमें पायरामिडिन्स हो गए, ठीक है। प्यूरिन्स क्या करते हैं? प्यूरिन्स कंटेन करेंगे एडिनाइन और ग्वानिन। पायरामिडिन्स जो होते हैं इनके पास होता है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ठीक है। अब इसमें जो थायमिन और यूरेसिल है ये डीएनए और आरएनए के हिसाब से मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इन कॉन्ट्रास्ट न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड व्हेन वन इन न्यूक्लियोट। अब इसमें हम लोग न्यूक्लियोटाइड की बात कर लें सेकंड, लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जब फॉर्म होता है व्हेन वन और मोर फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू 5' कार्बन ऑफ द सुगर इन द न्यूक्लियोसाइड। जब ये जो न्यूक्लियोसाइड की 5' कार्बन में अगर हमारे पास न्यूक्लियोसाइड की 5' कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट होती है उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो न्यूक्लियोटाइड जो कि 3 कंपोनेंट बनाता है, एक नाइट्रोजनस बेस हो गया, शुगर हो गया और 1 और मोर फॉस्फेट ग्रुप्स हो गए, ठीक है।
न्यूक्लियोटाइड की बात करें, इन एडिशन टू द फॉस्फेट ग्रुप एनेबल्स न्यूक्लियोटाइड टू एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए, पार्टिसिपेट करता है एनर्जी ट्रांसफर में जैसे कि एटीपी हो गया, सर्व करता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जैसे कि सीएमपी में हो गया, कैंप पाथवे, ये वाइल न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं वो मेनली इंटरमीडिएट्स होते हैं इन द सिंथेसिस एंड द डिग्रेडेशन of the nucleic acid. Nucleotide have a broader biological role functioning in the genetic information storage, energy metabolism and the cellular communication. ठीक है, next part, compare between the degradation of the purines and the pyrimidines nucleotide. डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन और पायरामिडिन न्यूक्लियोटाइड के बीच में कंपेयर करना है. The degradation pathway of purines and the pyrimidines nucleotide differ करती हैं significantly in their end process. ये differ करेंगे, जो इनकी लास्ट के प्रोसेस होते हैं एंड प्रोसेस, उसमें differ करती हैं, इनके मेटाबॉलिक रूट्स में differ करती हैं और फिजियोलॉजिकल implications में differ करती हैं. जो purines न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो क्या करती हैं, डीजनरेट करती हैं. प्राइमरी इनकी डीजनरेशन जो होती है वो प्राइमरीली इन्वॉल्व करेगी ब्रेकडाउन ऑफ एडिनाइन एंड ग्वानिन बेसिस को. एडिनाइन जो होता है वो फर्स्ट डिमेस्ट, पहले क्या होता है, एडिनाइन पहले क्या होगा, ये पहले डीएमिनेटेड होगा आइनोसिन के, एंड ग्वानिन जो होगा वो डीएनिमेटेड होता है ज़ैंथीन के. ठीक है, बोथ आर फर्दर ऑक्सीडाइज, दोनों के दोनों क्या होंगे, फर्दर बाद में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे यूरिक एसिड में, एंड ये फाइनली क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन जाते हैं ह्यूमंस में. हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिक एसिड. ठीक है, यूरिक एसिड इज रिलेटिवली क्या होता है, इनसोल्युबल होता है, एलिमिनेट किया जाता है यूरिन के थ्रू. एलिवेटेड लेवल्स कैन लीड टू द कंडीशन जैसे कि GOUT. ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट अब हम पायरामिडिन जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो डीजनरेशन, पायरामिडिन न्यूक्लियोसाइड की डीजनरेशन जो होती है, देखो इसकी डीजनरेशन जो थी वो प्राइमरीली इन्वॉल्व करी थी ब्रेकडाउन ऑफ एडिनाइन एंड द ग्वानिन बेसिस के, जबकि इसकी जो होती है वो ब्रेकडाउन करवाती है साइटोसिन, थाइमिन या फिर यूरेसिल का. ठीक है, दीज बेसिस आर फर्स्टली कन्वर्टेड टू द रेस्पेक्टिव न्यूक्लियोसाइड, पहले ये रेस्पेक्टिव न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट किए जाते हैं, देन इनको फर्दर डिग्रेड किया जाता है रिंग ओपनिंग रिएक्शंस के थ्रू इनटू हाईली वाटर सोल्युबल प्रोडक्ट्स में. ठीक है, यूरेसिल अल्टीमेटली डिग्रेड किया जाएगा बीटा एनिलीन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, अमोनियम में, जबकि थाइमीन जो होता है वो डिग्रेड किया जाता है बीटा अमीनो आइसोब्यूटेरिक एसिड्स में, कार्बन डाइऑक्साइड में और अमोनिया में. ये जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ये एंटर करते हैं सेंटर मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे कि हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, टू बी एक्सक्रेटेड इन यूरिन, यूरिन में हमारे एक्सक्रेट किए जाते हैं. अनलाइन प्यूरिन डिग्रेडेशन, मतलब प्यूरिन डिग्रेडेशन हो गया चाहे पायरामिडिन डिग्रेडेशन हो गया, डज नॉट प्रोड्यूस यूरिक एसिड एंड द एंड प्रोडक्ट आर इजीली सोल्युबल एंड लेस लाइकली टू बी एक्यूमुलेटेड. ठीक है, समरी की बात करें तो देखो प्यूरिन की जो डिग्रेडेशन थी वो एंड हुई विद द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड में, जो कि एक इनसोल्युबल कंपाउंड था, जबकि जो पायरामिडीन की डिग्रेडेशन थी वो प्रोड्यूस करती है हाईली सोल्युबल प्रोडक्ट जो कि फर्दर मेटाबोलाइज होते हैं या फिर एक्सक्रीट किए जाते हैं, रिफ्लेक्टिंग डिस्टिंक्ट मेटाबॉलिक स्ट्रेटजीज फॉर हैंडलिंग द टू क्लास ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंपेयर बिटवीन द कन्वर्जन इन द एनर्जेटिक of chemical reaction and its energetics of the biochemical reactions. ठीक है, इन दिस स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शन की स्टडी में जो कन्वर्जन होती है एनर्जेटिक्स में वो प्राइमरीली रेफर करती है टू द वे चेंज इन द एनर्जी, जैसे कि चेंज किस किस में, हमारी एंथैल्पी डेल्टा एच, फ्री एनर्जी डेल्टा जी और एंट्रोपी डेल्टा जी एस में चेंज के कारण, जो कि मेजर की जाती है और इंटरप्रेट की जाती हैं. हमारी जनरल केमिस्ट्री में जो स्टैंडर्ड होता स्टेट होती है एनर्जेटिक्स की वो टिपिकली डिफाइन की जाती है 1 मोलर कंसंट्रेशन फॉर सॉल्यूशंस, 1 atm प्रेशर फॉर गैसेस एंड अ स्पेसिफिक टेम्परेचर यूजुअली 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 डिग्री केल्विन. ठीक है, ये स्टैंडर्ड हमारी एनर्जेटिक्स जो जेनेटिक्स जनरल केमिस्ट्री में उसमें जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है ना वो क्या होगी, कंसंट्रेशन के लिए 1 मोलर, प्रेशर गैसेस के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन हो गई. ठीक है, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जैसे डेल्टा जी is calculated under these conditions and the direction of the reaction is determined by the whether delta G और delta H is negative. अगर delta G delta H नेगेटिव होगा तो रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी या फिर एक्सोथर्मिक होगी, और यहीं पे हमारा डेल्टा G या डेल्टा H पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस या फिर एंडोथर्मिक हमारी रिएक्शन होती है. ठीक है,
इन कॉन्ट्रास्ट जो बायोकेमिकल एनर्जीज होती हैं ये अडेप्ट करती हैं इन कन्वर्जन्स को एक्यूमुलेट करने के लिए यूनिक इन्वायरमेंट हमारे लिविंग सेल्स में। जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है बायोकेमिस्ट्री में, इसे हम ऑफन डिनोट करते हैं डेल्टा जी नोट डैश से, जो कि रीड किया जाता है डेल्टा जी नोट प्राइम। ठीक है, to account for the standard pH 7 and since most the biochemical reaction occur in the aqueous environment, जहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है वो बफर किया जाएगा। एडिशनली जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की सेल्स में वो ऑफन एज मच लोअर देन 1 मोलर होती है, एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज द सोलवेंट एंड मैक्रो मोलिकुलर क्राउडिंग कैन इन्फ्लुएंस, ये क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है रिएक्शन के एनर्जेटिक्स को। ठीक है, biochemical reaction also frequently involve the coupled reactions, whereas an energetic unfavorable process is driven by coupling to the highly favorable one, जैसे कि हमारे ATP हाइड्रोलिसिस हो गया। समरी में बात करें तो दोनों की दोनों जो होती हैं वो बोथ केमिकल एंड बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स जो होती हैं वो सिंपल प्रिंसिपल्स और मेजरमेंट्स को यूज़ करती हैं। जब बायोकेमिकल कन्वर्जन्स होती हैं वो ट्रेलर्ड की जाती हैं टू रिफ्लेक्ट द फिजियोलॉजिकल पीएच कंसंट्रेशन एंड द कॉम्प्लेक्स सेलुलर मिसले इंश्योर करेगी जो कि कैलकुलेटेड वैल्यूज आर बायोलॉजिकली मीनिंगफुल और एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कंडीशन इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, moving on to last question, question number 5. Write note on representation of the amino acid. representation of the amino acids पे एक नोट लिखना है। ठीक है, अमीनो एसिड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दी मल्टीपल वेज। अमीनो एसिड्स को हम मल्टीपल वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू हाईलाइट, इनके स्ट्रक्चर को हाईलाइट करने के लिए, सीक्वेंस को हाईलाइट करने के लिए और प्रॉपर्टीज़ को हाईलाइट करने के लिए। जो मोस्ट फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है इज़ द जनरल केमिकल स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि अमीनो एसिड्स डेट हैज़ अ सेंट्रल अल्फा कार्बन बॉन्डिंग टू एन अमीनो ग्रुप NH2 एंड कार्बोक्सिल ग्रुप दैट इज COH और एक हाइड्रोजन ग्रुप एंड एन यूनिक साइड चेन R ग्रुप दैट डिस्टिंग्विश वन अमीनो एसिड्स फ्रॉम द अनदर। ठीक है, अमीनो एसिड्स जो होती हैं वो वाइडली रिप्रेजेंट की जाती हैं बोथ 3 लेटर एब्रिएशन, जैसे कि हमारा GLY फॉर ग्लाइसिन, THR फॉर थेरोनिन एंड सिंगल लेटर कोड जैसे कि G फॉर ग्लाइसिन, T फॉर थेरोनिन। ठीक है, जो कि एक एक्सेप्शनली यूजफुल होती हैं डेनोट करने के लिए प्रोटीन की सीक्वेंसेस को। स्ट्रक्चरली डायग्राम और फॉर्मूलाज अमीनो एसिड्स में शो, मतलब जो स्ट्रक्चरली होता है डायग्राम अमीनो एसिड्स में हम ज्विटर आयनिक फॉर्म भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अमीनो ग्रुप प्रोटीनेटेड जैसे कि NH3 हो गया और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जैसे कि डी प्रोटोनेशन CO- हो गया फिजियोलॉजिकल पीएच पे। स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होती है वो इज समथिंग इंडिकेटेड बाय D और L नोटेशन से ये रिप्रेजेंट इंडिकेट की जाती हैं, जो कि नेचुरली ओकरिंग अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन ऑलमोस्ट exclusively being an L form. These multiple representation allow for a clear communication, effective notation for the protein structure and a deeper understanding of the amino acids chemistry and functions. ठीक है, write a note on role of the ATP in the biochemical energy transformation. एक नोट लिखना है ATP का क्या रोल है बायोकेमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, ATP एडिनोसाइन phosphate play a crucial role in the biochemical energy transformation में as the primary energy currency of the cell. ATP क्या होता है? ATP प्राइमरी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ही होता है। ये स्टोर करेगा एनर्जी को इन इट्स हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड में, पर्टिकुलरली द बॉन्ड बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड फॉस्फेट ग्रुप में। ठीक है, ATP होता है वो हाइड्रोलाइज किया जाता है ADP में, एडिनोसाइन डिस डाई फॉस्फेट में, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PI और टू द AMP एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में। ठीक है, एंड दी पायरोफॉस्फेट PPI ये रिलीज करेगा एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी डेल्टा G क्या होगा -30.5 किलोजूल पर मोल फॉर ATP टू ADP हाइड्रोलिसिस अंडर स्टैंडर्ड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, ये जो रिलीज एनर्जी होती है ये
हाजन्स टू ड्राइव होती है वाइड वेराइटी ऑफ द एंडरजोनी, जैसे एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस जो कि एसेंशियल होती हैं लाइफ के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन के लिए, बायोसिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए और सेल की सिग्नलिंग के लिए। ठीक है, एटीपी जो होता है ये इन्वॉल्व करता है एनर्जी कपलिंग, लिंक्ड एनर्जेटिक रिएक्शंस रिलीज करेंगे एनर्जी को विद द एनर्जेटिक रिएक्शंस, एनेबल करेगा द लेटर टू प्रोसीड एफिशिएंटली। ठीक है, इट्स रैपिड टर्नओवर एंड द यूनिवर्सल प्रेजेंस इन सेल मेक द एटीपी indispensable for the maintaining cellular metabolism and the energy balance. Write a note on the significance of the ketone bodies. ketone bodies पे नोट लिखना है। ठीक है, ketone bodies primarily acetoacetate, acetoacetate, beta hydroxybutyrate and acetone are water soluble molecule produced in the liver during periods of increased fatty acid oxidation। जैसे कि देखो, जब भी हमारी बॉडी में इंक्रीज्ड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जैसे कि जब हम फास्ट कर रहे हैं या फिर हमने प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज की है या फिर हमने कार्बोहाइड्रेटेड रेस्ट्रिक्टेड डाइट ली है, जिसमें मतलब वो डाइट खाई है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, या फिर हमने फास्ट किया हुआ है, या फिर हमने प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज की है, या फिर हमारे 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 को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मिलिटस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारे लीवर के द्वारा। ठीक है, ये लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे जब हमने ये सब चीज़ की होंगी तो उसमें इसमें क्या होता है, इनका जो मेन सिग्निफिकेंस होता है वो लाई करेगा इन सर्विंग एज एन अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स व्हेन द ग्लूकोज अवेलेबिलिटी जब कम होती है ना, जब ये अल्टरनेटिव एनर्जी की तरह काम करता है। कीटोन क्या होता है, कीटोन हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है तो कीटोन एक्ट करती हैं। ठीक है, एक अल्टरनेटिव एनर्जी, हमारी एनर्जी करेंसी ग्लूकोज है, एटीपी है, जब वो कम हो जाएंगे तो कीटोन बॉडीज उसकी जगह पे काम करती हैं। कीटोन बॉडीज आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीवर, से ये ट्रांसपोर्ट की जाएंगी पेरिफेरल टिश्यूज में, पर्टिकुलरली हमारा ब्रेन हो गया, हमारा हार्ट हो गया, हमारी स्केलेटल मसल्स होगी, जहाँ पर ये कन्वर्ट की जाएंगी बैक टू द एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड एंटर इन द सिट्रिक एसिड साइकिल टू प्रोड्यूस एटीपी। कि कीटोन बॉडीज वापस हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल में मतलब ये एंटर करती हैं और ये हमारी एटीपी की प्रोडक्शन करती हैं और हमारे को एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, दिस एडेप्टेशन इज क्रूशियल ड्यूरिंग द स्टारवेशन और द एक्सटेंडेड फास्टिंग। स्टारवेशन, हम भूखे हैं काफ़ी टाइम से या फिर हमने एक्सटेंडेड फास्टिंग की है, इस टाइम पे हमें हेल्प करेंगी, प्रिजर्व करेंगे हमारे मसल के प्रोटीन को बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर द ग्लूकोनोजेनेसिस फॉर द अमीनो एसिड्स। ठीक है, इन एडिशन क्या करते हैं, जो कीटोन बॉडीज हैं प्ले करती हैं एक रोल मेंटेन करने के लिए एसिड बेस के बैलेंस को, ऑल्दो एक्सेसिव प्रोडक्शन कैन लीड टू द कीटो एसिडोसिस। इसकी जो एक्सेसिव प्रोडक्शन अगर हो जाए ना कीटोन बॉडीज की, तो उसमें एक हमें क्या करती है, एक कीटो एसिडोसिस करके ये एक डेंजरस कंडीशन कोज करवा देती है जो कि डायबिटीज़ में पाई जाती है। ठीक है, ओवरऑल कीटोन बॉडीज आर वाइटल फॉर द एनर्जी होम्योस। ओवरऑल क्या है, कीटोन बॉडीज क्या है, हमारी एनर्जी की होम्योस्टेसिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अंडर दी मेटाबॉलिक स्ट्रेसेस, या फिर जहाँ पे हमारी ग्लूकोज की सप्लाई लिमिटेड हो जाए, जब हमने फास्टिंग किया हुआ होता है या प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज की होती है, कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट्स पे अगर हम होते हैं, तब ग्लूकोज की सप्लाई लिमिट होने पे हमारे को ये काम मतलब कीटोन बॉडीज काम में आती हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकर बडीज़।